हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट माइंड्स एकेडमी पर। मैं आज शुरू करने वाला हूँ क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे पहले लाइट के बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन। देखिए लाइट क्या होती है, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है हमें लाइट के बारे में। ज्यादा नहीं पढ़ना, डिटेल में तो आपको 12th क्लास में पढ़ना है। बच्चों लाइट क्या होती है? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और लाइट की वजह से ही हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसके बारे में। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच नीडेड टू, मतलब जो आवश्यक होती है, नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस, क्योंकि इसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, मतलब ये जरूरी होती है किस चीज को देखने के लिए। और बच्चों लाइट जो ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब देखिए लाइट के बेस पर हम ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में पढ़ते हैं। थोड़ा बेसिक बेसिक समझना है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए होती है लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, इनको ऐसे ही बता रहा हूँ। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होती है? जो जो अपनी खुद की लाइट को एमिट करती है। एमिट का मतलब निकालती है। जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल सन, सन की खुद की लाइट होती है ना। जैसे कि बल्ब, बल्ब लाइट को एमिट करता है। तो इनको बोलते हैं हम लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। एक होती है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, इसके अपोजिट हो गई नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? जो खुद की लाइट एमिट नहीं करती है, वो दूसरे सोर्स की रिफ्लेक्शन करती है लाइट का। जैसे कि मून, है ना। अच्छा, मून क्या करता है? मून, टेबल, देखिए कोई भी चीज हम देख पाते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाते हैं। मून जो होता है बच्चों, मून की अपनी लाइट नहीं होती है। जैसे ये सन होता है, ये सन है, ये अर्थ, ये मून है, ये अर्थ है। तो सन की जो लाइट पड़ती है ना इस पर, मून पर, तो रिफ्लेक्शन जो होता है तो वही हमें दिखाई देता है। मतलब मून की खुद की लाइट नहीं होती है, सन की अपनी लाइट होती है। तो सन हो गया लुमिनस, ये हो गया नॉन लुमिनस। समझ में आ गई बात? अब आगे चलते हैं। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हम समझेंगे लाइट के नेचर के बारे में। नेचर ऑफ लाइट, थोड़ा सा इसके बारे में आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे डिटेल्स में। नेचर ऑफ लाइट थोड़ा सा 10th क्लास में दिया हुआ है, इसलिए बताना पड़ रहा है इसको। नेचर ऑफ लाइट बच्चों, लाइट के नेचर के बारे में दो थ्योरी दी जाती है। एक तो पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। मतलब लाइट को वेव भी माना जाता है, पार्टिकल भी ना माना जाता है। तो यानी कि देर आर टू थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। ठीक है। पहली थ्योरी, वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट। दूसरा टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। मतलब लाइट को पार्टिकल भी माना जाता है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो पहले समझ लेते हैं सबसे पहला पॉइंट हम। फर्स्ट, वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट। देखो बच्चों, इसको आप डिटेल में 12th में पढ़ोगे, मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसमें, क्योंकि वेव और पार्टिकल नेचर के ऊपर पूरा चैप्टर है 12th क्लास में। देखिए बच्चों, वेव का मतलब होता है मतलब कुछ प्रॉपर्टीज होती है वेव की, कि वेव दो
इंटरसेक्ट कर सकती हैं, एक ही पॉइंट पर दो वेव हो सकती हैं। तो कुछ फिनोमिना होते हैं जो प्रूफ होते हैं, तब आप लाइट को वेव मानोगे। अगर लाइट को आप वेव नहीं मानोगे, वेव नेचर नहीं मानोगे, तो वो आप फिनोमिना प्रूफ नहीं कर सकते। तो जब लाइट को वेव नेचर माना जाता है तभी कुछ तीन फिनोमिना है, जैसे कि डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, वो सॉरी डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। इनको प्रूफ किया जाता है किसके बेस पर? नेचर ऑफ लाइट। जब लाइट के नेचर को क्या माना जाता है? वेव नेचर माना जाता है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या है? इसके अकॉर्डिंग लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब लाइट को क्या माना जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना जाता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक वेव भी है और मैग्नेटिक वेव भी है। लाइट, अब बच्चों ये जो वेव्स होती हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी कि विच डू नॉट required any medium for their propagation, ठीक है। मतलब प्रोपेगेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप इसको एक बार शॉर्ट ले सकते हैं, नोट कर सकते हो। हम आगे चलते हैं। देखिए अब बच्चों कुछ फिनोमिना है जो तभी प्रूफ होते हैं जब लाइट को क्या माना जाता है? लाइट को माना जाता है वेव नेचर। जैसे कि कौन कौन से फिनोमिना है वो? डिफ्रैक्शन, ये आप 12 में पढ़ोगे। देखो आप, मैं बस बता रहा हूँ आपको। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस मतलब डिफ्रैक्शन का मतलब बैंड होना कोने से, इंटरफेरेंस का मतलब मिलना। एक होता है पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस का मतलब ऐसा होता है। देखो बच्चों, अगर लाइट वेव है तो वेव एक जगह हो सकती है। जैसे अगर हम पार्टिकल नेचर मानेंगे, पार्टिकल अगर एक बॉडी यहाँ रखी है तो दूसरी उसकी जगह पर नहीं हो सकती है ना। तो लेकिन वेव एक जगह हो सकती है, एक पॉइंट पर दो वेव इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो ये फिनोमिना तब प्रूफ होते हैं जब इसको वेव नेचर मानेंगे। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। हम दूसरा पॉइंट तो क्या था हमारा? वेव ने वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। देखो बच्चों, लाइट को पार्टिकल नेचर भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लाइट जो है ना वो पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसका जो बेसिक पार्टिकल होता है फोटोन। यानी कि लाइट इज composed of particles, पार्टिकल से मिलकर बनी हुई। बेसिक पार्टिकल ऑफ लाइट इज फोटोन। तो फोटोन पार्टिकल होता माना जाता है कि लाइट जो है ना, एक जब फ्लो करती है लाइट, जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसके अंदर बंडल्स होते हैं फोटोन के, मतलब एनर्जी बंडल्स होते हैं। ऐसे कुछ एनर्जी बंडल्स होते हैं, इनको फोटोन बोला जाता है। ठीक है, तो नेचर क्या मानते हैं? पार्टिकल नेचर इसको बोलते हैं। अब कुछ फिनोमिना है, जब आप लाइट को पार्टिकल नेचर मानोगे तभी आप उनको प्रूफ कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अब वो नेचर कौन कौन से फिनोमिना? देखिए ये जो फिनोमिना है हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि लाइट को जब हम मानेंगे पार्टिकल नेचर तो कौन कौन से फिनोमिना प्रूफ होते हैं? एक जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक स्मूथ सरफेस से टकरा कर वापस आना, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मुड़ना, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। एक होता है लाइट का शेडो बनना, शेडो है ना, छाया का बनना, शेडो बनना।
ये जो फिनोमिना है तभी आप प्रूव कर सकते हैं जब लाइट को पार्टिकल नेचर मानोगे। क्लियर हो गया बच्चों। अब आते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। देखिए बच्चों, अब आते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। किस पर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए हमारा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों? पहले समझो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। जैसे मान लो एक स्मूथ सरफेस है, लाइक मिरर, है ना। एक स्मूथ सरफेस है लाइक ए मिरर। जब यहाँ पे ले लेते एक नॉर्मल परपेंडिकुलर, जब लाइट रेज ऐसे आती है स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, इसी प्रोसेस को बुलाया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक the light rays when it fall on a smooth surface is called reflection of light। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई, सिंपल सी डेफिनेशन है। अब बच्चों इसके हम समझ लेते हैं रिफ्लेक्शन के। देखो बच्चों, कोई भी हम चीज जो देख पाते हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाते हैं। यानी कि अगर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो लाइट डायरेक्ट पड़ेगी हमारी आंख पर, तो वो चीज हमें एकदम क्लियरली विजिबल नहीं होती। मतलब आपको जो आसपास से सारी चीजें दिखाई देती हैं कि उस पर लाइट पड़ती है किसी सोर्स से, तो आपको वो दिख रही है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट लाइट पड़े तो आपको वो ऑब्जेक्ट इतनी क्लियरली विजिबल नहीं होगी। जैसे हम सन को देखते हैं एकदम सामने, लाइट सीधी आती है, आंखें बंद कर लेते हैं। या जैसे हम रात के टाइम जा रहे हैं, गाड़ी आपके सामने आ गई, उसकी हेडलाइट आपकी आंख पर डायरेक्ट पड़ती है, तो आप उसको देख नहीं पाते सही से। कहने का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट आपको विजिबल तब होती है जब लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है। क्लियर? तो अब इसके कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, या आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे। आप एक काम करो, पहले नोट कर लीजिए इसको। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है। पहले लॉ क्या है बच्चों? ठीक है, ऐसा होता है बच्चों, मान लो ये अभी मैंने एक स्मूथ सरफेस बनाया था, ये मिलाई के मिरर, एक स्मूथ सरफेस बना दिया, ये नॉर्मल हो गया। क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल। अब कोई लाइट रेज यहां पर स्ट्राइक करेगी, ठीक, तो दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। बच्चों इसको क्या बोलते हैं हम? इसको जो बोला जाता है, इस लाइट को बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे, और इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्टेड रे। और ये नॉर्मल हो गया। बच्चों ये जो पॉइंट होता है वाला, ये जो पॉइंट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब जहां पर ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है। और बच्चों जो ये एंगल होता है ये वाला, इसको आई से नोट करते हैं, इसको आर से। जो इसका नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो आर है, इस आर को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? आपको समझ में आ गया यहाँ तक?
अब देखिए फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ये जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है वो एक ही प्लेन में होने चाहिए। मतलब जैसे प्लेन का मतलब होता है बच्चों, जैसे ये एक जैसे बोर्ड है, लाइट यहाँ से गई तो इधर ही जानी चाहिए, ना इधर ना इधर। मतलब ऐसे लाइट जैसे मतलब मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखिए जैसे पेज है, ठीक है, ये पेज है तो ये प्लेन है, तो लाइट अगर ऐसे ये प्लेन में लाइट ऐसे स्ट्राइक करती है तो ऐसे ही जाएगी वो। मतलब ये प्लेन हो गया, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ द, बस ऐसे लिख दो, कॉमन ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में हो। दूसरा लो क्या है, एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ये बराबर होना चाहिए। तो ये दो लॉज हो गए हमारे। अब आगे इसको आप नोट कर सकते हो। देखिए अगर मान लो लाइट जो है किसी प्लेन पर नॉर्मली स्ट्राइक करती है ना, यानी कि व्हेन a light ray, when a light ray fall normally on a surface, किसी सरफेस पर नॉर्मली स्ट्राइक करती है, मतलब जैसे ये सरफेस है इस पर नॉर्मली गिर रही, किसी एंगल पर नहीं गिरती है ऐसे। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जो एंगल आई है ना वो क्या होगा, जीरो होगा। एंगल आर भी क्या होगा, जीरो होगा बच्चों, क्योंकि आई जो आर होते हैं ना वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल होते हैं। किसके बीच में, देखो कभी कभी कंफ्यूजन मत हो ना, जैसे मान लो आप कभी ये वाला एंगल मत लेना, नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है आई। जब लाइट ही ऐसे स्ट्राइक कर रही है तो, और नॉर्मल भी ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो। तो ये एंगल आई एंगल आर क्या होंगे, बराबर होंगे। और जो लाइट है बच्चों वो ऐसे जाकर, मतलब ऐसे आएगी और ऐसा आने के बाद में इसी पाथ पर सीधी चली जाएगी, उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। क्लियर यहाँ पर। अब एक इंपॉर्टेंट बात और समझा देता हूँ। और जो आप जो नॉर्मली मिरर देखते हो घर पे, जो मिरर होते हैं आपने देखा उस पर एक कोटिंग होती है, मतलब एक कलर सा चढ़ा होता है। बच्चों पहले क्या करते हैं, मिरर बनाने के लिए या तो एक सिल्वर की लेयर चढ़ाते हैं, किसकी, सिल्वर की लेयर। पीछे एक सेकेंड, पीछे सिल्वर की लेयर चढ़ाएंगे ऐसे, एक लेयर सिल्वर की। उसके बाद कोटिंग वगैरह रेड कलर की, किसी के कलर की कोटिंग कर देते हैं। तो क्योंकि बच्चों जो सिल्वर होता है, सिल्वर एक बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, लाइट का सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है सिल्वर। बट आज के टाइम में क्या होता है, नॉर्मली जो मिरर में जो इस्तेमाल होती है ना लेयर, बच्चों पहले लेयर चढ़ेगी उसके बाद कोटिंग होती है, पेंट वगैरह जो करते हैं गिरे वो रेड वेड कलर की। तो आज के टाइम में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम भी अच्छा रिफ्लेक्टर मानी जाती है। किसका, एल्यूमिनियम का। सही से नहीं लिखा, दोबारा लिख देता हूं मैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ाई जाती है, उसके बाद कोटिंग की जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये रिफ्लेक्शन। अब आगे चलते हैं।